नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का 4th चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इट इज़ वेरी इजी चैप्टर और जैसा मैं आप लोगों को बताता हूं कि किसी भी चैप्टर को आसान बनाने का सबसे आसान तरीका है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाए। अब आपको करना क्या है कि आप इनकी तरफ ध्यान से देखेंगे, इनको लिख लेंगे। मैं एक एक पॉइंट को इस तरह से क्लियर करूंगा, उसके बाद आपको किसी हेल्प बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप उस स्थिति में होंगे कि इन चीज़ों को खुद ब खुद डिफाइन कर सकें अपने शब्दों में। तो मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले में मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाई दिस चैप्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड in the syllabus of 10th class। then ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमी, जो 2 वर्ड हमारे टॉपिक में आए हैं, उन शब्दों का क्या मतलब है। यहाँ पर सारा फोकस एमएनसीज पे रहेगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पे रहेगा कि उसका मीनिंग क्या है, किस तरह से वो काम करती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो और दूसरा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके एमएनसी को किसी देश में एस्टेब्लिश किया जाता है, उन सभी कारणों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले पॉइंट में हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो दूसरा है, ये देखिए 3 मैंने लिखे हैं, 1 2 3। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, सेकंड में मीनिंग एंड द थर्ड में ऑल अबाउट एमएनसी, व्हाट वी मीन बाय एमएनसी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएनसीज, हाउ दे वर्क, what are the factors responsible to establish the MNC at a particular place. The second one is, what is the meaning of investment? What is foreign investment? Then, and how the MNC invest in a particular country when MNC establish their trade. So what are the way how they indulge in the trade with a particular country? So we will discuss how they invest. What are the methods? What are the ways of investing by the MNCs? Then foreign trade and integration of market, कि किस तरह से फॉरेन ट्रेड की वजह से सभी देशों ने आपस में जो ट्रेड रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, उसकी वजह से जो मार्केट का इंटीग्रेशन हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, भूमंडलीकृत हुआ है, कौन कौन से कारणों की वजह से हुआ है, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन के शब्द को हमने जाना और ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को हमने देखा, समझा और ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ। थर्ड में हम करेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे कौन कौन से उद्देश्य काम करते हैं, WTO कैसे कंट्रीज़ के ट्रेड को मैनेज करने में हेल्प करती है। देन इंडिया पर क्या इम्पैक्ट रहा ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि इंडिया के बारे में ही मेन हमने बात करनी है, चैप्टर का नाम ही है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो हमें ये देखना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हुए। उसके बाद है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए हैं जिनकी वजह से आज हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, एमएनसीज को हमारे देश में अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इसमें हम SEZ की बात करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉ के बारे में बात करेंगे, लिबरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ये और ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया उसके बारे में बात करेंगे और अंत में हम लोग समरी करेंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोग 3 बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज इंट्रोडक्शन। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से विश्व के अनेक देशों में से लोगों ने अनेक देशों की यात्राएं की, वॉयज किया, समुद्री यात्राएं की। कुछ यात्रियों के मैं नाम आपको बता देता हूं जो भारत से संबंध रखते हैं। आप लोगों ने इब्न बतूता का नाम सुना होगा, मैगस्थनीज का नाम सुना होगा, अल बरूनी का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक देशों में यात्राएं की। उन यात्राओं के पीछे, क्योंकि पानी एक माध्यम था, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एक जरिया था,
दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने का। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज हम देख पाते हैं। हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट है, फास्ट मूविंग ट्रेन्स हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो समुद्री यात्राओं से एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जाता था। तो इन जिन लोगों का मैंने नाम लिया वो कालखंड के अलग अलग चरणों में भारत में विजिट करने आए। इसी तरह से विश्व के अनेक हिस्सों से लोगों ने दूसरे देशों की यात्राएं की। उन यात्राओं के पीछे क्या कारण हुआ करते थे? एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण हुआ, अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे, इतिहास पर नज़र डालेंगे, तो हम पाएंगे कि ट्रेड करने के लिए, व्यापारिक संबंध दूसरे देशों के साथ बनाने के लिए ये यात्राएं हुई। उसके अलावा जब किसी पर्टिकुलर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं हुई, तो उन लोगों ने माइग्रेट हुए, दूसरी जगह जा कर के बसे ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। तो एम्प्लॉयमेंट, सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट वॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ ट्रेवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। उसके अलावा स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए लोगों ने यात्राएं की। जैसे यहाँ से भारतवर्ष से बहुत सारे धर्म उदय हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म है। इन धर्मों ने अपने प्रचार के लिए धर्म के एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं की। उसके बाद क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा कि कौन लोग, जैसे आज हमें जिज्ञासा क्या है कि क्या दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन है। हम ट्राई कर रहे हैं मार्स पे जाने की, क्या कहीं पर और जीवन है, किसी भी ग्रह पर जीवन है, हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी क्यूरियोसिटी है, हमारी जिज्ञासा है कि क्या कहीं और जीवन है, और जीवन है तो वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे वो सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो इसी तरह से विश्व में के इतिहास पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि लोगों ने इन कारणों की वजह से यात्राएं की, दूसरे देशों के बारे में जानने का प्रयास किया। ये इंटरलिंक्ड है बात ग्लोबलाइजेशन से, मैं इसको बताऊंगा, जोड़ूंगा अभी। तो ग्लोबलाइजेशन सामने आया, उससे ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को जानने से पहले एक प्रेजेंट कंटेक्स्ट में मैं आप लोगों को और बात बता दूं। आज जो आप मार्केट देख पा रहे हैं, मार्केट का सिनेरियो जो आप देखते हैं, व्हेन यू मूव टू द मार्केट यू फाइंड्स डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, कार्स। ऑडी है, आपकी महिंद्रा की है, फिएट की है, मारुति की है। लेकिन एक समय ऐसा था केवल फिएट और एम्बेसडर ने ही मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। दूसरी जो कार थी वो हमारे देश में नहीं थी। आई कैन स्टिल रिकॉल, मुझे भी याद है कि एम्बेसडर कार हुआ करती थी और एक बहुत भारी लग्जरी हुआ करती थी। आज तो रिक्वायरमेंट हो चुकी है। तो उस समय केवल 2-3 मॉडल कार के हुआ करते थे। आज मार्केट में अलग अलग तरह की एक से एक गाड़ियां आप देखने को पाएंगे। इसी तरह से मोबाइल का सिस्टम है। देखें, एक मॉडल होता है वो तुरंत पुराना हो जाता है, दूसरा आ जाता है। आई कैन स्टिल रिकॉल, मेरा गांव बेरी है, माता भीमेश्वरी देवी का गांव है बेरी गांव, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, पहले रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आता था। गांव में हमें फ़ोन का कनेक्शन लेने के लिए 2 से 3 साल लग गए थे, वो भी किसी मिनिस्टर की अप्रोच कराने के बाद हमें टेलीफोन का कनेक्शन मिला था। आज आप जाएं, अपनी आइडेंटिटी दें, कुछ जो उनकी फ़ीस है, टेलीकॉम कंपनीज़ की फ़ीस दें, आपको तुरंत कनेक्शन मिल जाता है। देखिए मार्केट किस तरह से चेंज हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि पहले मार्केट में लकड़ी के बने हुए टॉयज़ थे जो इंडिया में ही प्रोड्यूस होते थे, इंडिया के लोग, बच्चे बहुत पसंद करते थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ओपन हुई, चाइना के लिए हमारे देश की मार्केट ओपन हुई, तो यहाँ पर चाइनीज़ टॉयज़ आ गए। 50-50, 100-100 रुपये में आपको चाबी वाली गाड़ियाँ मिल जाती हैं, बैटरी वाली गाड़ियाँ मिल जाती हैं। एडवांस टॉयज़ आप देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में चाइनीज़ टॉयज़ का फ्लड्स आ गया। मतलब मार्केट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ये सारा पॉसिबल हो पाया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इन कारणों की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पाया, लोग एक जगह से दूसरी जगह गए। ये जो मार्केट का ट्रांसफॉर्मेशन था ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है। यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि भूमंडलीकृत का क्या मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से पूरा विश्व जो है एक छोटे से गांव के रूप में कन्वर्ट हो गया है। व्हाट इट्स मीन,
जिस तरह से हमारे देश के गांव हुआ करते थे, सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करते थे, सारी आवश्यकताएं वहीं पर पूरी हो जाया करती थी, ठीक उसी तरह से फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की वजह से पूरा वर्ल्ड एक छोटे से गांव में परिवर्तित हो गया है। अगर हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे कनेक्शन बन गए, दूसरे देशों से इंटरलिंक्ड हो गई है मार्केट। तो ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस थ्रू विच द एंटायर वर्ल्ड हैड बीन कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल विलेज with the help of fast moving transportation and communication। here हम ग्लोबलाइजेशन का मतलब बड़े लिमिटेड टर्म में करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? द ग्लोबलाइजेशन इज द इंटरलिंक, इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी with the help of foreign investment and foreign trade। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जब बहुत सारे देशों की इकोनॉमी आपस में जुड़ जाती है, एक दूसरे से लिंक हो जाती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती है, तो वो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन है। फिर देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरलिंकिंग, इंटरकनेक्टेड ऑफ इकोनॉमी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज with the help of foreign trade and foreign investment, that is globalization। अब इकोनॉमी क्या है? देखिए, हर एक देश में प्रोडक्शन होता है, फिर उसका कंजप्शन होता है, मनी जनरेट होता है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, गवर्नमेंट के पास अपना खजाना होता है, वो उस पैसे को मैनेज करती है कि इतना एजुकेशन में लगाना है, इतना ट्रांसपोर्टेशन में लगाना है, इतना हेल्थ में लगाना है। तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ मनी है, पहले जनरेशन ऑफ मनी, देन मैनेजमेंट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी इज अ प्रोसेस इन विच थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, दैट इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, मनी जनरेटेड गोज टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मैनेज इट। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो यहां पर जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा अगला पॉइंट आएगा कि व्हाट वी मीन बाय एमएनसीज, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पर ही ये सारा चैप्टर हमारा डिपेंड होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट में हमने इंट्रोडक्शन किया, मार्केट का जो फॉर्म चेंज हो चुका है उसके बारे में बात किया, और ग्लोबलाइजेशन के दो टर्म्स में हमने बात की। एक तो ब्रॉड टर्म में कि पूरे विश्व से रिलेटेड, और यहाँ विश्व के अलग अलग चीज़ों से, जिसमें कल्चर का इंटरमिंगल आ जाता है, सोशल एक्सचेंज आ जाता है, ट्रेड आ जाता है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट आ जाती है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर हमने इस चैप्टर में केवल इकोनॉमी से कंसर्न ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। वो हमने बात की कि किस तरह से इंटरकनेक्शन है, इंटररिलेटेड है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उस समय हमारे सामने एक शब्द आता है एमएनसीज, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। अभी हम बात करते हैं मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन के बारे में। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है, इट प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अगर हम ये कहें कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, एमएनसी के एब्सेंस में उसकी हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते तो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले मीनिंग कि मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन होता क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज ए कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक से ज़्यादा देशों में जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, उसको हम एमएनसी कहते हैं। कई बहुधा आप लोगों ने शब्द सुना होगा कि कॉल सेंटर है, यहाँ पर ये एमएनसी, हमारा एक इंजीनियर फ्रेंड है वो उस एमएनसी में लगा हुआ है। तो एमएनसी क्या है? एक बहुत बड़ी कंपनी होती है। उस कंपनी का जो प्रोडक्शन का कंट्रोल होता है वो एक से ज़्यादा देशों में होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को बनाया जाना है, उसकी प्रोडक्शन होनी है, मैन्युफैक्चरिंग होनी है। कैसे होगी? डिज़ाइन तैयार हुआ है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जो नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमएनसी ने
चाइना को चुना है क्योंकि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरे विश्व में सबसे सस्ती होती है। उसके बाद मैक्सिको में उस तैयार माल को, मैन्युफैक्चर किए हुए माल को मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में पहुंचाया जाता है क्योंकि वो क्लोज टू द मार्केट है। वहाँ से पूरे विश्व को थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन इट इज़ ईजी टू रीच एट द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मार्केट। कंपनी के कॉल सेंटर्स इंडिया में हैं क्योंकि हमें इंडियंस को टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, इंग्लिश बोलनी आती है, और दूसरा हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है, तो हम कम पैसे में उनके कॉल सेंटर्स में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि किसी भी तरह के उनके प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट आती है तो हमारे यहाँ सीधा टेलीफोन आता है, हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से इन सभी देशों में एक ही कंपनी मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है प्रोडक्शन की। डिज़ाइन एट यूएसए, मैन्युफैक्चरिंग एट चाइना, assembled at Mexico, sent to world market from that place only, call center at India. तो company manage the production in through many countries. So what is MNC? MNC is a company which owns or control the production in more than one nation. It is quite clear now. Then we see characteristics. बड़ा आसान है, इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले विशेषता तो यही है कि वो एक से ज़्यादा देशों में ट्रेड को, प्रोडक्शन को मैनेज करती है। वेरी फर्स्ट वन कि इट मैनेज द प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। दूसरी बात क्या है कि इनका जो मैनेजमेंट है हाई क्लास मैनेजमेंट है। यू जस्ट इमेजिन कि हाउ दे मैनेज, व्हाट आर देयर रिसोर्सेज, व्हाट आर द मेथड्स दे आर ऑप्टिंग टू मैनेज दिस ह्यूज टास्क in different countries. So very effective management they are having, and along with management they are having very big money power. इनके पास इतना पैसा होता है यहाँ तक कि किसी छोटे मोटे देश की जीडीपी के बराबर। तो they utilize that money power to do the trade in the production and it influence the trade of entire world. So these are the few characteristics. One is control and own the trade in more than one nation, management and the money power. Then we move to the last part of our first point, that is what are the factors responsible that to establish a MNC, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि कहीं पर तो प्रोडक्शन होना है, तो उनके लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहला कि रॉ मटेरियल अवेलेबल हो क्लोज टू द इंडस्ट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दूर होगा, इंडस्ट्री दूर होगी, रॉ मटेरियल कहीं और से आएगा, तो जो रॉ मटेरियल के आने की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में जुड़ जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा, वर्ल्ड मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन watch very carefully at what place they can get the raw material very easily. Labor, the second important aspect, they see that carefully observed from where they can get the skilled and unskilled labor for the production at very low cost. Energy resources, uninterrupted energy resource, because to run the industry, to run the machines of the industry, energy is required. Then so energy जहाँ पर होगी वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए, इंडस्ट्री से जो फिनिश गुड तैयार हो चुका है, प्रोडक्ट जो तैयार हो चुका है, उसको मार्केट तक लेकर के जाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए और पूरे वर्ल्ड की मार्केट में पहुँचाना है। पोर्ट्स आसपास होने चाहिए, बंदरगाह होनी चाहिए, एयरपोर्ट आसपास होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मार्केट, क्लोजनेस टू द मार्केट, कि जो मटेरियल है वो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है, मैनेज किया जाता है कि इंडस्ट्री वहाँ हो जहाँ पर मार्केट क्लोज हो या मार्केट तक रीच करने में, पहुँचने में आसानी हो। गवर्नमेंट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उस गवर्नमेंट की जहां पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को लगाया जाना है वहां की पॉलिसीज़ क्या हैं, कि गवर्नमेंट
फेवर में है या नहीं है, उनका जो प्रोसेस है ट्रेड बैरियर्स का वो कम है कि नहीं है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी हैं वो कैसी हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, ये देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें सूटेबल लगती हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की जो मैनेजमेंट है वो उसी जगह पर एमएनसी को क्रिएट करती है, एस्टेब्लिश करती है और प्रोडक्शन करती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ एमएनसीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट एंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू सेट अप एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें हमने क्या क्या लिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। ओके, तो जो सेकंड पार्ट है, मैंने आपको बताया था कि हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये सेकंड पार्ट है जिसका पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम किसी कंपनी को रन करने के लिए लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें मशीन्स लेकर के आते हैं, लेबर को जो पैसा देते हैं, मतलब जो पैसा हम लोग एसेट्स को खरीदने में, मैनेज करने में लगाते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में जाकर के प्रॉफिट देगी ऐसा मान करके चला जाता है। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? ऑल दैट मनी which is spent to buy the assets like land, building and machines can be defined as investment. And what is foreign investment? जब ये इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनियों के द्वारा, खास करके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बड़ा जरूरी है। इसलिए हर गवर्नमेंट ये प्रयास करती है कि बाहर से कंपनियां आए, हमारे यहाँ अपनी कंपनीज को एस्टेब्लिश करें, ताकि हमारे लोगों को लेबर मिले और हम जो चीप रेट पर जो प्रोडक्ट हैं उनको अवेल कर पाएं। देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देन वी कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि ये जो कंपनियां हैं ये किस मेथड से किसी देश में जाकर के अपने पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस किया। तो यहां बात है कि ये लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं। देखिए, ये लोग 3 तरह से, 3 मेथड से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये भी एक तरीका है कि उस देश में ऐसी कौन सी कंपनी है जो ब्रांडेड है, जिसका मार्केटिंग नेटवर्क बहुत अच्छा है और जिसकी एक रेपुटेशन है। उस रेपुटेशन को, ब्रांड को और उसके नेटवर्क जो मार्केटिंग का है उसको परचेज कर लेती है। क्योंकि मैंने बताया था कि एमएनसी के पास बहुत ज्यादा मनी पावर होती है, तो वो जो लोकल कंपनी है उसको खरीद लेती है। इसका हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। कारगिल फूड्स के नाम से यूएसए की एक एमएनसी है। हमारे देश में एक परखा फूड नाम से एजेंसी होती थी, फूड नेटवर्क होता था। उनका परखा फूड का बहुत बढ़िया नेटवर्क था मार्केटिंग का। उनके पास एडिबल ऑयल की 4 रिफाइनरीज थी। जो हम खाने का जो ऑयल देखते हैं, सनफ्लावर है या जो रिफाइंड ऑयल होता है, 4 बड़ी बड़ी रिफाइनरीज थी उनके पास। उनका जो मार्केट नेटवर्क था वो बड़ा सॉलिड था, पूरे इंडिया में उनका एक ब्रांड था। तो जो कारगिल कंपनी थी एमएनसी, वो भारत में आती है और उस परखा फूड को पूरी की पूरी को अपने मनी पावर से परचेज कर लेती है। और आज एडिबल ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी है कारगिल फूड, जो रोज करीबन 5 मिलियन पाउचेस बनाती है। मैंने यहां लिखा हुआ है 5 मिलियन पाउचेस बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ एमएनसी to purchase the entire company who is having the brand, who is having the reputation, who is having the well built network of marketing. They purchase it with the help of their money power and they work further. So this is one of the way how MNC invest their money, how they start their production in another country. दूसरा है कि वो लोग कुछ लोकल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर दे देते हैं। ऑर्डर देते हैं कि मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ रोहतक में एक एलपीएस है।
एलपीएस कंपनी है वो क्या करती है, बड़ी कंपनी है, एमएनसी कह सकते हैं आप, एशिया में नंबर 2 पे कंपनी आती है। वो छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नट बोल्ट की फैक्ट्री, नट बोल्ट्स के ऑर्डर दे देती है। उस ऑर्डर नट बोल्ट की वो क्वालिटी को चेक करती है, उसकी क्वांटिटी को चेक करती है, उसकी जो डिलीवरी है उसको चेक करती है, मतलब उसके कुछ मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उन पर अगर वो खरा उतरता है तो वो कंपनी एलपीएस जो है उनसे नट बोल्ट्स परचेज कर लेती है और उस पर एलपीएस का मार्का लगा करके पूरे वर्ल्ड में उसको सेल कर देती है। इसी तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो लोकल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देती हैं, वो लेबर को मैनेज करती हैं, क्वालिटी को मैनेज करती हैं और डिलीवरी को मैनेज करती हैं। तो लोकल प्रोड्यूसर को ऑर्डर देके उनसे माल को बनवा करके अपने पास लेती हैं और अपने ब्रांड को उस पे लगा करके मार्केट में उन प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो ये दूसरा तरीका है, एक कंपनी को परचेज कर लिया, दूसरा लोकल प्रोड्यूसर को ऑर्डर दे दिया, अपने ब्रांड से उसको बेच दिया। तीसरा क्या है, पार्टनरशिप। ये लोग जो वेल रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं अपनी मनी के हेल्प से, अपनी मनी पावर की हेल्प से उनसे पार्टनरशिप करती हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी नेटवर्क है, वो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, रेप्यूटेड हैं, ब्रांड हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करती हैं। दे यूटिलाइज देयर मनी टू मेक द पार्टनरशिप विद ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कंपनी। सो ये 3 तरीके हैं कि किस तरह से एक एमएनसी किसी दूसरी कंपनी में, दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं, बाय परचेजिंग अनदर कंपनी, बाय गिविंग ऑर्डर्स टू द लोकल प्रोड्यूसर, एंड द थर्ड वन दैट इज बाय मेकिंग पार्टनरशिप। ये आपका हमने ये वाला पार्ट किया है, हाउ एमएनसी इन्वेस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान से देख लें आप। इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ओके, the next point we are having foreign trade and integration of market। इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने का प्रयास करेंगे, 4 पॉइंट्स इसको समझेंगे कि मार्केट का इंटीग्रेशन जो हुआ है, लोगों ने जो अपने देश की मार्केट को छोड़ करके दूसरे देशों की मार्केट को कैप्चर किया, उसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, चैप्टर के शुरू में इंट्रोडक्टिव पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से ट्रेड रूट्स को फाइंड आउट किया गया। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके पीछे एक ट्रेड भी महत्वपूर्ण कारण है कि जो ट्रैवलर्स थे उन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को कवर करके एशियन मार्केट को सर्च आउट किया, यूरोपियंस का। आप लोगों ने कोलंबस का और इन सब का नाम सुना, वास्को डी गामा का नाम सुना होगा। जो ट्रेड रूट है उसमें सिल्क रूट का आपने नाम सुना होगा, केप ऑफ गुड होप। उसके बाद ये सारे वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए, मतलब वाटर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर आए थे। स्यूज कैनाल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये सारे के सारे ट्रेड रूट थे जो ट्रेवलर्स ने सर्च आउट किए ट्रेड रिलेशन बनाने के लिए, जब जाकर के उन्हें वर्ल्ड की अलग अलग देशों की मार्केट का पता लगा। इसी तरह मॉडर्न एज में क्या हो रहा है कि आज हम अपने देश की बाउंड्रीज की या अपने देश की जो मार्केट हैं उनको छोड़ करके, बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरे देशों की मार्केट को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट में जान है, अगर उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर कॉस्ट के मामले में, क्वालिटी के मामले में कॉम्पीट कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए पूरे वर्ल्ड की मार्केट ओपन है। प्रोड्यूसर्स को फायदा हो रहा है, बट ऑफ कोर्स वो आज केवल अपने देश की, अपने लोकल मार्केट तक सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाकर के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। ठीक उसी तरह से कंज्यूमर जो है उसके पास एक लार्ज नंबर ऑफ चॉइस है, वो ये चूज कर सकता है कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, कौन सा चीप रेट पर अवेलेबल है। तो कंज्यूमर्स को भी बहुत फायदा इससे हो रहा है और इन सारी चीजों को हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। हिस्ट्री वी हैव डिस्कस्ड, मॉडर्न एज वी हैव डिस्कस्ड, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन, कि ऐसे कौन से कारण हैं आज जो ग्लोबलाइजेशन हम लोग देख पा रहे हैं
वो इतना शानदार तरीके से हो रहा है, आज हम दूसरे देशों में बड़े आसानी से आ जा रहे हैं, बड़े आसानी से बात कर पा रहे हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेनली दो फैक्टर हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ना केवल ट्रैवलर एक देश से दूसरी देश जा रहे हैं व्यापार करने के लिए, बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज भी इजीली ट्रैवल हो रही हैं। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा वेल बिल्ट है, जिसकी वजह से आज ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इजी हो गया है। आप देखें, आज हमें अमेरिका जाना है तो फ्यू आवर्स में वी कैन रीच टू अमेरिका। पहले 6-6 महीने लग जाया करते थे वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। तो जो आज ग्लोबलाइजेशन इजी हुआ है उसमें फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा भारी योगदान है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है, उसका बड़ा भारी रोल है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल है कि एक मैगजीन तैयार होनी है लंदन के रीडर्स के लिए। वो लंदन से न्यू दिल्ली में ऑर्डर करते हैं कि हमें एक मैगजीन तैयार करवानी है। फोन करते हैं, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, फिर वहां से टेक्स्ट को और डिजाइन को कंप्यूटर के जरिए यहां पर भेजते हैं, टेक्नोलॉजी। उसके बाद वो मैगजीन तैयार होती है और उसको बाय एयर लंदन भेजा जाता है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद जो पैसा आता है, पेमेंट आती है, वो ई बैंकिंग के थ्रू आती है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आती है, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से कितना आसान हो गया है कि लंदन के रीडर के लिए मैगजीन तैयार होनी थी, दिल्ली में हुई, इजीली यहां से वहां सब चीजें मैनेज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब हम तीसरे पार्ट को करने जा रहे हैं, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज